Let us not discuss Amit Kapoor. He is not important. He is irrelevant. He is only trying to make himself relevant. Parents हमारे लिए important हैं. हर एक parent, I repeat, हर एक parent, हर एक बच्चा डिपार्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट। लॉकडाउन के बाद जब से सिस्टम को अनलॉक किया जा रहा है तब से जो स्कूल वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं खासकर, वो थोड़े से परेशान दिखते हैं। परेशानी का कारण ये है कि ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है और ऑनलाइन स्टडी में जिस तरह से स्टडी होनी चाहिए शायद वो नहीं हो रही। उसका एक कारण भी है कि हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 2G सर्विस दी जा रही है, लेकिन जो फ़ी को लेकर एक विवाद जो है वो सामने आ रहा है। और विवाद ये है कि ट्यूशन फ़ी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि आपको ट्यूशन फ़ी पे करनी है, बाकी आप फ़ी मत पे कीजिए, लेकिन ट्यूशन फ़ी पे कीजिए। लेकिन विवाद इस बात का है कि ट्यूशन फ़ी में भी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो सिर्फ 20% फ़ी देंगे। क्यों देंगे, उनके दिमाग में क्यों ऐसी बातें आ रही हैं, ये तो वही जाने। लेकिन ये विषय जो है इस पर चर्चा होना ज़रूरी है और पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स अगर चाहें, उनके दिमाग में ये बातें आ रही हैं तो कोई उसका कारण होगा। अगर पेरेंट्स की कोई डिपार्टमेंट जब बात नहीं सुनता तो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? वो एक मार्ग ढूंढते हैं और कोई मार्ग अगर उन्हें मिल जाए तो उसका सहारा लेकर वो सामने आते हैं। हम बात कर रहे हैं अमित कपूर की। अमित कपूर को काफ़ी समय से वो जद्दोजहद कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल को लेकर, और उनके खिलाफ़ जिस तरह का वो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ़ एक्शन की भी मांग की गई है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से। और कहा गया है कि एक तो पेरेंट एसोसिएशन जो है वो रजिस्टर नहीं है, दूसरा वो ब्लैकमेलर हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अनुराधा गुप्ता, जो डायरेक्टर हैं स्कूल एजुकेशन की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ कन्फ्यूज़न है पेरेंट्स के माइंड में, और जिसको वो डाल बनाकर आगे आ रहे हैं, जिसका सहारा बना के आगे आ रहे थे, आपने उसके प्रति ही एक्शन लेने की मांग की। इसके ऊपर थोड़ा सा संक्षेप में बताएं ताकि हमारे जो ऑडियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो थोड़ा क्लियर हो जाए। पहली बात तो दीपक जी, मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने शुरू से ही, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ और ये मसले हमारे सामने आना शुरू हुए जी, तो हमने इसमें बहुत अलग अलग फोरम जो हैं, प्लेटफॉर्म जो हैं, वो पेरेंट्स के लिए हमने रखे, जिसमें वो अपना प्रॉब्लम्स जो हैं वो बताएं हमें, हम उनके सोल्यूशन करें। मेरे पर्सनल नंबर पे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हम उनको भी एड्रेस करते हैं, कोशिश होती है कि उनको भी एड्रेस किया जाए। लेकिन इन सब में प्रॉब्लम ये आ रही है कि पेरेंट्स को मिसलीड किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपने पेपर में जैसे अपने अपनी बात की, ये जो पर्सन आपने कहा कि जद्दोजहद कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन नोन है अपने ब्लैकमेलिंग टेक्निक्स के लिए, तो ये कोई नई बात नहीं है, सब जानते हैं, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है जो मैं कह रही हूँ। तो खैर मेरा मानना ये है कि हमें अमित कपूर को डिस्कस करने के बजाय, क्योंकि मैं पूरे 1 साल वो मिसलीड करते रहे लोगों को, झूठी बातें बताते रहे, मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया, ना ऑफिशियली ना पर्सनली। हालांकि वो पर्सनल अटैक्स भी करते रहे। नहीं, वो ये भी कहते रहे कि आपका अटैचियों का रिश्ता है उनके साथ। बिल्कुल कहते रहे, और मैंने कभी इस चीज़ पे रिएक्ट नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि दुनिया सब जानती है, जनता जानती है कि कौन क्या है। तो पर्सनल कैपेसिटी में मेरा काम दिख रहा है लोगों को, और कोई भी देख सकता है। और किसी भी पर्सन को अगर ये बात उसने कहनी है तो उसको वो प्रूव करने के लिए उसके पास भी कुछ होना चाहिए। लेकिन मैंने उनसे ये नहीं पूछा, मैंने साल भर उनसे ये बात नहीं पूछी, क्योंकि मैंने उनको इतना ज़रूरी नहीं समझा कि मैं उनकी बातों का जवाब दूं। हालांकि अब जब हमने उनके ऊपर ऑफिशियली मैंने नॉट एज पर्सन बट एज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट की है, तो अब उन्हें बहुत परेशानी हो रही है और अब वो सबूत मांग रहे हैं। तो उस समय पहले उनको भी सबूत सोचने चाहिए थे कि मेरे पास हैं या नहीं है। एनीवे, लेट अस नॉट डिस्कस अमित कपूर। ही इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ही इज़ इररिलेवेंट, ही इज़ ओनली ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ रेलिवेंट, जिसका मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, डिपार्टमेंट के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यस, पेरेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हर एक पेरेंट, आई रिपीट, हर एक पेरेंट, हर एक बच्चा डिपार्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, और उनकी हर प्रॉब्लम, चाहे वो उनकी कोई गलतफहमी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम उसके लिए कमिटेड हैं कि उनकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। इसके लिए हमने बहुत सारे
जो प्लेटफॉर्म है उनको दिए हुए थे, और मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया के थ्रू हमने उनको बताया, हेल्पलाइन नंबर्स दिए। लेकिन इन सब में हमें दिक्कत ये आने लगी कि ये जो पर्सन हैं जो कहते हैं कि मेरी एसोसिएशन है, ये उनको और मिसलीड करते रहे। और हमारे पास, हमने, आप सब ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे ये ओपनली प्रोवोक करते रहे पेरेंट्स को कि आप फ़ी मत दो, फ़ी मत दो, मैं ये फ़ी मतलब माफ़ हो जाएगी। जी। फ़ी तो माफ़ हो गई। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने एक बहुत क्लियर ऑर्डर निकाला कि ट्यूशन फ़ी, और मैं ये बता दूं कि ये ऑलमोस्ट हर स्टेट में ऐसा ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि J&K में ऐसा हुआ है, सब जगह ऐसा हुआ है कि ट्यूशन फ़ी, इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट कि ट्यूशन फ़ी ज़रूरी है देना, क्योंकि स्कूल्स को भी सर्वाइव करना है, वहाँ पे भी बहुत गरीब टीचर्स जो हैं वो पढ़ाते हैं, तो उनको भी और वो ऑनलाइन लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ये एक क्राइसिस सिचुएशन थी। इस क्राइसिस सिचुएशन में किसी स्कूल ने जल्दी रिस्पॉन्ड किया, किसी ने लेट किया, लेकिन धीरे धीरे आके ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स ने ऑनलाइन एजुकेशन देना शुरू कर दी। तो ये गवर्नमेंट ऑर्डर निकला जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट फ़ी देनी है, और वो भी एक, आपने देखा होगा कि यहाँ रिवाज है 3-3 महीने की फ़ी ली जाती है, तो वो उनको क्लियर किया गया कि आपको 3 महीने की फ़ी नहीं लेनी है, आपको मंथली ही लेनी है, और किसी भी बच्चे को आपने ऑनलाइन एजुकेशन से डिप्राइव नहीं करना है। और उसके अलावा ये कि ट्रांसपोर्ट फ़ी पे हम बाद में डिसीजन लेंगे। एनुअल चार्जेस नहीं लेने हैं। एनुअल चार्जेस प्रो रेटा बेसिस पे होंगे। दैट मीन्स कि अगर आपका एनुअल चार्ज पूरे साल का आप देख लीजिए कितना है, और उसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप डिवाइड कर दीजिए, और फिर उसमें से वो वाले महीने जब स्कूल बंद है उसका आपको एनुअल चार्ज नहीं देना है। ठीक है। अब इसमें प्रैक्टिकली क्या हुआ, प्रैक्टिकली इन द मीन टाइम इस ऑर्डर के बाद मुझे ये हमें फीडबैक आने लगी डायरेक्टोरेट में कि पेरेंट्स को अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। कई बहुत इस तरह के सवाल भी पूछते थे। एक तो इग्नोरेंस अपना भी होता है, दूसरा ये इग्नोरेंस को एग्रीवेट कर रहे थे, ये उनको समझाने के बजाय उल्टा समझा रहे थे। तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं एक एडवाइज़री, हमारे सभी ऑफिसर्स ने डायरेक्टोरेट में इसको डिस्कस किया एक एक पॉइंट को, और उसके बाद हमने एक एडवाइज़री निकाली। जी। मुझे नहीं पता कि वो एडवाइज़री कितने लोगों ने पढ़ी, आपने पढ़ी नहीं पढ़ी, लेकिन उस एडवाइज़री में कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं है। हर एक सवाल के जवाब को उसमें कवर किया गया है। लेकिन उसके बाद भी बिकॉज ऑफ सम मिस्टीवियस एलिमेंट्स जो कि ये प्रोवोक करते रहे पेरेंट्स को, उसकी वजह से सिचुएशन जो है ये उस पे आ गई। और पेरेंट्स को सेम सवाल, मैंने देखा है कि सेम सवाल वो बार बार पूछते हैं। एक बार अगर किसी की चीज़ एड्रेस हो गई उसके बाद भी वो उसको पूछते हैं। वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको ये लालच देते हैं कि आपकी हम ट्यूशन फ़ी भी माफ़ कर देंगे। या कुछ समझ की कमी है उनमें, ऐसा लगता है। कमी नहीं होती, पेरेंट्स बड़ा समझदार होता है। नहीं, मैं अमित कपूर की बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो, आई विल नॉट कमेंट ऑन हिम। वो मैं कुछ कह नहीं सकती। मैंने जो भी कहना था वो मैंने ऑफिशियली लिखा है। देखिए, ये मेरे मैंडेट के बाहर है कि मैं ट्यूशन फ़ी के बारे में और कुछ बोलूं। गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि मंथली ट्यूशन फ़ी, तो मंथली ट्यूशन फ़ी मीन्स मंथली ट्यूशन फ़ी। उसमें अब अगर कोई कहे कि ये इस ट्यूशन फ़ी को इस तरीके से लेना है या वैसे लेना है, अपनी इंटरप्रिटेशन कोई जोड़ता है तो वो उसकी गलती है। तो ये हमने अपने अलग अलग जो भी हमें फ़ोन आते हैं, मुझे मैसेजेस में पर्सनली रिस्पॉन्ड भी करती हूँ कई लोगों को, लेकिन हर एक मैसेज को पर्सनली रिस्पॉन्ड करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमने समाधान नाम से एक ग्रीवेंस सेल जो हमारा बाकी ग्रीवेंसेस के लिए भी है, उसमें ही पेरेंट्स को हमने कहा है कि वो आप उसमें कर सकते हो, अपना दे सकते हो। उसके अलावा मैं इनफैक्ट हम थोड़े दिनों में एक वो कंपाइल कर रहे हैं कि हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस तक भी जो आए उसमें हमने क्या क्या एक्शन लिया वो हम रिलीज़ करेंगे, तो वो सबको पता चलेगा कि एक्शन हुआ या नहीं हुआ। इनफैक्ट ये खुद क्या करते हैं, ये ही हिमसेल्फ सेंड्स मैसेजेस टू मी विच आई एड्रेस। अगर मेरा कोई ऐसा बायस होता, प्रेजुडिस होता, तो ऐसा हम लोग नहीं करते। लेकिन कोई भी कहीं से भी मुझे किसी भी पेरेंट का मैसेज आता है तो कोशिश ये रहती है कि मैं उसको कंसर्न जॉइंट डायरेक्टर हैं उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वो उस पर जो एक्शन पॉसिबल होता है वो लेते हैं। कई जगहों पे हमने ये देखा कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं। जैसे
किसी स्कूल ने ये नोटिस निकाला कि आप जनवरी महीने की फ़ी, किसी ने जनवरी से ही फ़ी नहीं दी हुई है, तो अगर वो जनवरी की फ़ी मांग रहे हैं जब लॉकडाउन नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो somebody हैज़ टू एक्सप्लेन। अगर उसमें भी अगर कोई पेरेंट ये कहता है कि मैं नहीं दे सकता हूँ, तो इट कैन बी डिस्कस्ड, वो अपना बताएं कि मैं क्यों नहीं दे सकता, तो उसको किया जा सकता है, उसको रिलैक्सेशन की जा सकती है। कई बार मैम हमने प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे भी बात की, वो भी काफ़ी परेशान रहते हैं अमित कपूर की वजह से। हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि पेरेंट्स फॉलो करते हैं उनको, और अगर वो कहें कि फ़ी नहीं देनी है तो इसका असर पूरे जम्मू में देखने को मिलता है और सारे जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं। इसका समाधान आखिर है क्या, कैसे इसका समाधान निकल सकेगा? क्योंकि अगर हम पहले जाएं, जब अमित कपूर नहीं था, उससे पहले तो ऐसे कोई इशू हमें नहीं दिखते थे, लेकिन अब एक इशू बन जाता है और उनको समझाया जाता है जब पेरेंट्स को, और पेरेंट्स उनको फॉलो करते हैं, और फिर अगर कंप्लेन करनी होगी तो हमें लगता है कि वो आपको कंप्लेन नहीं, अमित कपूर को कंप्लेन करेंगे, जिसकी वजह से हल्ला और भी ज़्यादा होता है। देखिए, ये हमारे जो स्कूल एजुकेशन एक्ट है या राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें एक प्रोसीजर है, उसमें बताया है कि पेरेंट्स एसोसिएशन कैसे बनेगी जी। तो वो स्कूल स्पेसिफिक होती है, हर स्कूल की अपनी पेरेंट्स एसोसिएशन होती है। इसमें से ही एक स्टेप आगे बढ़ के, क्योंकि सिचुएशन ख़राब है, इसलिए मैंने एडवाइजरी में ये लिखा था कि हर एक स्कूल को ये डायरेक्शंस थी और पेरेंट्स को रिक्वेस्ट थी। उस एडवाइजरी में प्राइवेट स्कूल के लिए अलग से इंस्ट्रक्शंस थी और इन लोगों के लिए रिक्वेस्ट थी। उसमें हमने ये कहा था कि हर एक स्कूल जो है वो फैसिलिटेट करे पेरेंट्स को, ताकि हर पेरेंट जो है वो अपनी एक एसोसिएशन, हर स्कूल की जो है अपनी स्पेसिफिक पेरेंट्स एसोसिएशन बने, क्योंकि वो एक सही तरीका है किसी भी चीज़ को एड्रेस करने का। मतलब आप एनार्की नहीं फैला सकते हैं आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कोविड-19, इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं, इतनी और प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अंदर घुटे हुए हैं लोग, ऐसी हालत में आप एक अनार्की फैलाना चाहते हो, तो दैट इज़ रॉन्ग। जबकि एक लेजिटिमेट तरीके से, जो एक लीगल तरीके का रिड्रेसल का फोरम है, वो अवेलेबल है। हमने कभी किसी पेरेंट को ये नहीं कहा कि हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनको समझ थोड़ी कम में आती है। फिर हमारा फ़ी फिक्सेशन कमेटी के अभी चेयरमैन का होपफुली कुछ दिनों में उम्मीद है कि कोई अपॉइंटमेंट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी फिर से रिवाइव हो जाएगी। और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज रूल्स के हिसाब से डायरेक्टर के पास कोई पावर नहीं है कि वो फ़ी फिक्स करे, मैं फ़ी फिक्स नहीं कर सकती हूँ, ये फ़ी फिक्सेशन कमेटी का इख्तियार है। तो जो फ़ी फिक्सेशन कमेटी जब रिवाइव हो जाएगी, जो होपफुली बहुत जल्दी हो जाएगी, तो उसके बाद ये इस तरह के इश्यूज़ भी जो हैं वो वहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। बट इन द मीन टाइम हर एक जो ये जितने भी पेरेंट्स हैं, वाई डोंट दे मेक देयर ओन स्कूल स्पेसिफिक एसोसिएशन, वो एक अपनी स्कूल स्पेसिफिक हर एक, उसमें मैंने एडवाइजरी में ये लिखा था कि हर एक बच्चे का जो पेरेंट है, एक एक पेरेंट वो मिलके एक एसोसिएशन बनाए, ताकि कोई ये ना कहे कि स्कूल वालों ने अपनी मर्ज़ी से कुछ पेरेंट्स को रख लिया और बाकियों को छोड़ दिया। तो ये कहा गया था कि हर कोई जो है अपनी एक एसोसिएशन बनाए और अपने इश्यूज़ को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ एमिकेबली डिस्कस करे। अगर वहाँ नहीं डिस्कस होते हैं, नहीं सॉल्व होते हैं, तो वो हमारे पास आ सकते हैं और हम रिजॉल्व, कईयों के हमने रिजॉल्व करवाए। जैसे कुछ एक केसेस हमें आए जिसमें बच्चों का नाम काट दिया ऑनलाइन एजुकेशन से, हमने वो वापस उनका करवाया। कुछ है कि अभी हमारे पास पेंडिंग है इश्यूज़, वो हम कर रहे हैं रिजॉल्व। कई जगह कुछ क्वार्टरली फ़ी के लिए भी कुछ स्कूल्स ने नोटिस निकाले, वो हमने उनके विड्रॉ करवाए, उनसे कहा कि आप ऐसे नहीं मांग सकते हैं। हाँ, ये हमने अपना हर एक एक्शन शायद मीडिया में चीख के नहीं बताया, क्योंकि ये एक हमारा रूटीन का काम है, जैसे वो करते हैं। हाँ, ये हमारा रूटीन का काम है, हमें करना है, हमें किसी को जतलाने के लिए नहीं करना है, हमें इसलिए करना है बिकॉज इट इज़ आवर ड्यूटी, वी हैव टू डू इट। तो मेरी रिक्वेस्ट आपके थ्रू, अपील टू पेरेंट्स कि आपका और हमारा, डायरेक्टोरेट का, डिपार्टमेंट का और पेरेंट्स का हमारा अपना रिश्ता है जी। तो आप इसमें किसी गलत इंसान को, और उसका लोकस स्टैंडाई क्या है, हिज ऑन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से उनके जो बच्चे हैं वो एक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, वो ये बताएं कि क्या उनको केंद्रीय विद्यालय से कोई शिकायत है, अपने स्कूल से लेके कोई शिकायत है, वो बताएं। तो मतलब इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू, you cannot make politics on the education of children.
छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप ये सोचो कि बच्चों के ऊपर क्या असर होता होगा जब घर में ऐसी डिस्कशंस होती होंगी. दिस इज समथिंग दैट कैन बी रिजॉल्व एमिकेबली एंड इट शुड बी रिजॉल्व एमिकेबली इंस्टेड ऑफ शाउटिंग इन द सोशल मीडिया. तो मेरी रिक्वेस्ट सभी पेरेंट्स के साथ कि आराम से करिए, कोई आपसे ज़बरदस्ती कुछ छीन के नहीं ले जाएगा, फ़ी नहीं ले जाएगा. अगर किसी ने ली है तो हम यहाँ हैं, वी विल गेट इट रिफंडेड. आई प्रॉमिस एवरी पेरेंट दैट कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हम यहाँ हैं. सिर्फ थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं, उनको रिजॉल्व करने में टाइम लगता है, अच्छे तरीके से अगर रिजॉल्व करना हो. बाकी यहाँ एक और चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि स्कूल्स के अगेंस्ट एक्शन की जब बात होती है, सो व्हाट इज़ द एक्शन दैट डायरेक्टोरेट कैन टेक. डायरेक्टोरेट कैन डी रिकॉग्नाइज द स्कूल. ठीक है, तो डी रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल एक बहुत बड़ा स्टेप होता है. उसको फॉलो करने के लिए एक लीगल प्रोसीजर होता है. और बहुत सारे पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स जो हमें व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, वो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं. तो एक इतना बड़ा लीगल स्टेप किसी स्कूल को ख़त्म कर देना है, तो उसके लिए वी नीड डॉक्यूमेंट्स, वी नीड अ फॉर्मल कंप्लेंट. और वो उसको प्रूव करने के लिए उसको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है, शो कॉज नोटिस इशू करना है. दीज थिंग्स टेक टाइम. तो ऐसा नहीं है कि आज आपने कहा और कल हमने एक्शन का मतलब कि हमने स्कूल बंद कर दिया. तो हम बीच का रास्ता अपनाते हैं, हम स्कूल को मना के कोशिश करते हैं कि एमिकेबली रिजॉल्व हो जाए. कोई ऐसा इशू ना बने कि जिसमें एक ऐसे पॉइंट में हम पहुंच जाएं जहां पे स्कूल भी बंद हो जाए और बच्चों के लिए भी दिक्कत आए. तो हमारा जो कोशिश, जिसको ये इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा अटैचियों का रिश्ता है, तो बट दिस शुड बी अंडरस्टूड कि एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि मैंने जाके फ़ाइन कर दिया. मेरे पास कोई पावर नहीं है कि मैं जाके फ़ाइन कर दूंगी स्कूल को और सज़ा हो जाएगी उसको. मैं एक ही सज़ा दे सकती हूँ, मैं डी रिकॉग्नाइज़ कर सकती हूँ. और डी रिकॉग्नाइज़ करने के लिए फिर मुझे पेरेंट्स की तरफ से पूरा सपोर्ट चाहिए. वो मुझे पूरे कागज़ दें और फिर वो एक लीगल बैटल है जो लड़नी है जी. और उसको फिर कोर्ट में भी प्रूव करना है. तो इसलिए इस बात को समझें, पेरेंट्स इस बात को समझें. एंड डिपार्टमेंट इज़ विद देम, वी आर मेंट फॉर देम. और कोई दिक्कत है आप हमसे डायरेक्टली बात कीजिए, आपको किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है. इसके अलावा मैं एक ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी के अप्रूवल लेने की बात की गई थी, सभी स्कूल को लेने थे और कई स्कूलों ने लिए भी, कुछ स्कूलों ने अभी भी नहीं लिए हैं. वो स्कूल हैं, उन पर किस तरह से आप लोग एक्शन कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको ये एक चीज़ बताऊं, फ़ी फिक्सेशन कमेटी का बर्थ कैसे हुआ, क्रिएट कैसे हुई थी. ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे बनी. ये एक बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव इशू था प्राइवेट स्कूल की फ़ी को लेके. जब ये फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने काम करना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज धीरे धीरे करके ये कमेटी जो है ये इवॉल्व हुई धीरे धीरे. इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लिया गया, प्राइवेट स्कूल्स के साथ डिस्कशंस हुई और इसमें ऑनरेबल जज, एक रिटायर्ड जज हेड करते हैं, बहुत ही रिप्यूटेड इम्तियाज़ साहब उस समय थे, पिछले साल जब ये ऑर्डर्स वगैरह आए थे. उसमें ये एक कंप्लेंट ये की जाती है कि हमने 5 महीने टाइम दे दिया और कोर्ट से स्टे आ गया और इस तरह से हो गया, हमने मौका दिया उनको. ऐसा नहीं है. जैसे मैंने अभी ये बात की कि ये चीज़ें, दीज थिंग्स टेक टाइम. एक लीगल प्रोसेस होता है, उसमें हर एक स्कूल का, देखिए ऑर्डर ये कहता था कि हर एक स्कूल में 2014 का जो उनका फ़ी था और उसके बाद वो आज मतलब कितनी ले रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर 9% इंटरेस्ट करके फिर वो रिफ़ंड करना है. ये एक स्वीपिंग ऑर्डर एक स्ट्रोक में नहीं किया जा सकता था. इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना था? इसका इम्प्लीमेंटेशन होना था कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी हमें बताएगी कि किस, मतलब 2014 से लेके उस तारीख तक या आज तक कितने बच्चे कहाँ कहाँ पास आउट किए, कितनों ने फ़ी दी, कितनों ने कितनी फ़ी दी, उनका कितना ड्यू ड्रॉन जिसको कहते हैं कि कितना उन्होंने दिया, कितना उनको वापस होना है. ये सारा प्रोसेस होना था. ऐसे तो ऑर्डर वो तो हमने कह दिया कि हाँ इम्प्लीमेंट करिए, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट करवाना जो है उसका मतलब ये है कि आपको हर एक बच्चे की लिस्ट बननी है. 3000 स्कूल हैं जम्मू में, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स का आपको ये सारा बनाना था. दैट वुड हैव टेकन टाइम. अब आप, और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरे अकाउंटेंट्स, वो सारा कुछ मतलब करने वाला कोई होना चाहिए था. वो प्रोसेस चल रहा था.
इन द मेन टाइम ये कोर्ट से स्टे आया, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि एनीबडी वाज टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट। और मैं ये बता दूं कि उसको हम फाइट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो ये बताते हैं कि एक्स पार्टी हो गया और ये सब हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये भी एक बड़ा मतलब सवाल उठकर बीच में आता रहा कि एक्स पार्टी स्टे कैसे मिल गया इनको। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टैंडिंग काउंसिल, लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल वहाँ पे हैं, जिनके साथ मेरी उनका एक पूरा प्रोसेस है कि कैसे उनको फॉलो, कैसे उनको अप्रोच करना है, कैसे ऑब्जेक्शंस वगैरह हमने पूरे फाइल किए हुए हैं उस केस में। और उनसे मेरी पर्सनल बात होती थी फ़ोन पे, क्योंकि अब दिल्ली जाना पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी हमारे ऑफिशियल्स को हम डिप्यूट करते रहते हैं वहाँ पे। और ये फ़ी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से भी लोग फॉलो कर रहे थे और मेरी तरफ से भी फॉलो कर रहे थे, डायरेक्टोरेट की तरफ से भी और सेक्रेटेरिएट की तरफ से भी फॉलो कर रहे थे। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने स्टैंडिंग काउंसिल को कहा नहीं कि इस केस को कंटेस्ट करना है या इम्पॉर्टेंट है। और भी केसेस हमारे चल रहे थे, ये भी चल रहा था। हर केस पे हम उनको ये बताते थे कि ये, और हियरिंग कब होनी है, क्या नहीं होनी है, वो उन्होंने हमें बताना है। हमारा काम था कि उनको ये बताना, ऑब्जेक्शंस बना के देना, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देना और गवर्नमेंट का स्टैंड देना, वो हमने सब उनको दे के रखा हुआ है। तो ये जब भी केस आगे आएगा तो इसमें कुछ ना कुछ फैसला हमें उम्मीद है कि हमारे फेवर में होगा। ये ऐसा शो करते हैं कि जैसे इट इज़ समथिंग कि प्राइवेट स्कूल्स और डिपार्टमेंट एक तरफ है और पेरेंट्स दूसरी तरफ है, जबकि ऐसा नहीं है। पेरेंट्स तो उसमें पार्टी ही नहीं थे, तो उसमें तो डिपार्टमेंट के साथ ही केस कंटेस्ट हो रहा है कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की ही वजह से उनको एक्स पार्टी स्टे मिला। नहीं, ऐसा कैसे, वो बताए ना, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। एक्स पार्टी में आपको बता रही हूँ कि मेरा प्रोसीजर क्या है। जब देखिए, इनको ना रूल्स की समझ है, मुझे तो लगता है कि शायद पूरा ये पढ़ भी नहीं सकते हैं कि कौन से रूल का इंटरप्रिटेशन क्या है। तो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसे होती है, कोर्ट्स की फंक्शनिंग कैसे होती है, वो सब चीज़ें ही शुड रियलाइज़ कि हालांकि आपने तो अमित कपूर को ही डिस्कस कर दिया। आई डिडंट वांट टू डिस्कस हिम, आई वांटेड टू डिस्कस द इशू। देखिए मैम, देखिए ये ज़रूरी है क्योंकि इसका इफेक्ट सिर्फ पेरेंट्स पे नहीं, बच्चों पे भी हो रहा है, क्योंकि बच्चे भी ये समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो आगे चल के वो समाज को जब दिशा देंगे तो वो क्या दिशा देंगे, तो इसलिए डिस्कशन ज़रूरी था। मैं पेरेंट्स को बिल्कुल दोष नहीं देती, उनका बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, परेशान है पेरेंट्स। उनकी परेशानी को कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनको ये समझना चाहिए कि जब वो हमारे साथ सीधे बात कर सकते हैं तो उनको किसी के थ्रू बात करने की क्या ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात ये है, हम सुन रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन हम सुन रहे हैं। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि हम किसी का भी कोई जेन्युइन इशू रूल्स के एम्बिट में, अब अगर ये कहें कि नहीं गवर्नमेंट कह रही, इन्होंने ओपनली डिफाइंस करने के लिए बोला है, इन्होंने ओपनली प्रोवोक किया है लोगों को कि मत दो ट्यूशन फी। जी, गवर्नमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया है उसको, उसमें भी ये कह रहे हैं कि 20% दें। तो ये 20% का हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये 20% ही क्यों बोल रहे हैं। ये तो वो आपको उनसे पूछना चाहिए कि 20% का कौन सी इंटरप्रिटेशन इन्होंने कहाँ से देख ली, मुझे नहीं मालूम है। तो ये आपको उनसे ही पूछना चाहिए कि वो 20% का क्या मतलब होता है। आई एम नॉट ऑथोराइज टू एक्सप्लेन कि ये फ़ी, जैसे मैंने बताया, फ़ी फिक्सेशन कमेटी का मैंडेट है, तो हमें शायद उनसे पूछना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन ट्यूशन फ़ी इज़ ट्यूशन फ़ी। चलिए, मैं एक बात ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, इसमें कितना समय लगेगा जो पेरेंट्स की फ़ी रिफ़ंड होनी है, इसमें कितना समय और लग सकता है, और फ़ी फिक्सेशन कमेटी के अप्रूवल जो है कितनी जल्दी ये स्कूल वाले जो हैं वो ले लेंगे? देखिए, मैंने आपको ये बताया कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन का टर्म जो है वो एक्सपायर हो गया था, और वो आपको पता है कि पिछले 1 साल में हमारी ये स्टेट से यूटी बनी, एक ट्रांजिशनल फेज़ है, बहुत सारे रूल्स जो हैं वो चेंज होके नए रूल्स बन रहे हैं, बहुत सारी, मतलब एक ट्रांजिशन चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। इसमें टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात होती है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट अप्लाई हो गया, लेकिन राइट टू एजुकेशन के रूल्स नोटिफाई होने हैं, उस पर पूरा हमारे लिए कैसे हमने उनको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे बनाना है, उस पर डिस्कशंस, पूरी एग्जामिनेशन उसका पूरा हुआ, डिस्कशन हुई, और थोड़े दिनों में उम्मीद है कि वो भी रूल्स आ जाएंगे। तो हर चीज़ में टाइम लगता है।
फ़ी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन का जैसे ही अपॉइंटमेंट हो जाता है, मैंने गवर्नमेंट के साथ ये टेकअप किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया था बहुत पहले से, और उसके बाद फिर वो चल भी रही थी फाइल। एंड इन द मीन टाइम में जैसे मैंने बताया कि इतने सारे और इश्यूज़ आ गए कि बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना था, तो उसके बीच में ये भी चल रहा था, तो ये भी हो जाएगा। तो जैसे ही हो जाता है उसके बाद ही विल अगेन, जो भी होते हैं अपने, जो भी ऑनरेबल चेयरमैन होंगे, तो वो स्टार्ट करेंगे इस प्रोसेस को। तो सबको ही, हर एक प्राइवेट स्कूल को अपना अप्रूवल करवाना ही करवाना है। देयर इज़ नो क्वेश्चन कि वो नहीं करवाएंगे, वो ज़रूर करवाएंगे। और वो जैसे ही इनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है उसके बाद दिस प्रोसेस विल बी डन। यहाँ एक बात मैं आपको, मुझे ध्यान आ गया, मैं बोलना चाहूँगी पेरेंट्स को कि अगर कोई पेरेंट, जैसे हमने कहा कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि ट्यूशन फ़ी देनी है, अगर कोई पेरेंट नहीं दे सकता है, कोई कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, तो let that parent represent to the school with a copy to us, or if the school doesn't listen then write directly to us, और उसमें आप हमें बता दीजिए कि हम क्यों नहीं दे सकते हैं। मतलब किसी की सैलरी बंद हो गई है, किसी की इनकम बंद हो गई है, या किसी प्रॉब्लम में है। मुझे तो ये लगता है कि इनफैक्ट मैं आपके माध्यम से ही प्राइवेट स्कूल्स को भी अपील करूंगी कि उनको भी दे शुड राइज टू द ओकेजन, और उनको खुद ये अनाउंस करना चाहिए कि हम जहाँ जहाँ जो पेरेंट्स नहीं दे सकते हैं उनको वो वेव ऑफ करेंगे। दैट वुड बी अ जेनरस एक्ट ऑन देयर पार्ट ऑल्सो। तो खैर वो खुद देख लें, लेकिन हम इसमें इंटरवीन ज़रूर करेंगे। अगर कोई नहीं दे सकता होगा पेरेंट, तो हम ज़रूर इंटरवीन करके रिक्वेस्ट करेंगे स्कूल को कि वो इसमें वेव ऑफ कर दें, या फिर अगर गवर्नमेंट ऑर्डर की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम वो गवर्नमेंट ऑर्डर के लिए भी आई विल टेक अप द मैटर विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ऑनलाइन स्टडी को लेकर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर 2G है। अब परेशानी यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि 2G में हम कैसे पढ़ाई करें। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन सभी जितने भी पेरेंट्स हैं जिनको ये परेशानी आ रही है, इनके यहाँ पर फाइबर वगैरह लगा दिए जाएं और ये गवर्नमेंट की तरफ से ही हो? एक इसमें भी एक कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों को। देखिए, स्कूल एजुकेशन के लिए मैं ख़ास तौर पर मैं उसके बारे में ही बात करूँगी। स्कूल एजुकेशन में मुझे नहीं लगता कि 2G से कोई बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि एक बहुत मैं आई फील प्राउड व्हेन आई से दिस कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल्स में एक ये अनोखी चीज़ जो हुई है, शायद सिचुएशन भी खैर ऐसी पहली बार आई है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स ने बहुत अच्छे से इसमें रिस्पॉन्ड किया। डायरेक्टोरेट ने इमीडिएटली होम क्लासेस, वीकली प्रोग्राम्स वगैरह सब शुरू कर दिए ऑनलाइन। जो हमने ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि ये पर्सनली हमने ऑब्ज़र्व किया है, मैं पर्सनली मॉनिटर करती हूँ इसको, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है 5-5 घंटे की क्लास लगाने की। और मैंने ये एडवाइजरी में भी एक्सप्लेन किया था और प्राइवेट स्कूल्स को भी रिक्वेस्ट की थी कि आप बहुत लंबी लंबी ऑनलाइन क्लासेस, जिसको जैसे जूम पे या गूगल मीट पे, वो करने की ज़रूरत नहीं है। NCERT ने भी एक ऑल्टरनेटिव करिकुलम जो है वो इशू किया था, तो हमने सबको कहा था कि आप भी वही ऑल्टरनेटिव करिकुलम जो है वो फॉलो करिए, और हम भी वही कर रहे थे। उसमें एक्टिविटी बेस्ड और एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से जो जैसे वीडियो लेक्चर्स जो हैं आपने वो डाल दिए किसी अपने वेबसाइट पे, और उसको बच्चा डाउनलोड कर सकता है एट हिज हर ओन कन्वीनियंस। मतलब टाइम लग सकता है उसको डाउनलोड होने में, बट वो हो जाएगा। जब वो डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको बच्चा उसको पढ़े, अपनी बुक्स को पढ़े, सेल्फ स्टडी करे। इतनी जल्दी क्यों है सिलेबस ख़त्म करने की? और वैसे भी अभी CBSE ने कट कर दिया सिलेबस, वो हमने पहले ही इनसे कहा था। तो मुझे लगता है कि 2G में भी आप कंफर्टेबली ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं काफ़ी हद तक। बाकी कोविड क्राइसिस में अगर आप ये कहें कि लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, तो वो नहीं है। क्लासरूम सिचुएशन एग्जैक्टली नहीं हम रिक्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम सीख सकते हैं जो हम शायद नॉर्मल क्लासरूम में नहीं सीखते। जैसे हमारे वीकली प्रोग्राम्स अगर आप देखोगे, आप हमारी वेबसाइट पे जाके अगर देखोगे, हर हफ्ते का हम थीम देते हैं, तो आप देख के हैरान हो जाओगे। अगर आप हमारा पेज भी फॉलो करते हो, सरकारी स्कूल, जम्मू के सरकारी स्कूल FB पेज है जी। आप देखेंगे कि हमने जैसे इस हफ्ते का थीम शायद लोकल कल्चर था, तो आप हैरान हो जाएंगे कि बच्चों ने कैसे कैसे उसको डिपिक्ट किया है, और वो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं। एक बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपने लोकल कल्चर के बारे में जानें।
एक वो राड़े करके, आपको पता है डोगरी में होता होगा, उस पे बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे वो वीडियोस बना के वो उसमें रखे हैं कि एक बहाने से वो अपने कल्चर से जुड़ रहे हैं। गोजरी सॉन्ग्स, पहाड़ी सॉन्ग्स, डोगरी सॉन्ग्स, इसके ऊपर डांसेस, तो ये चीज़ें बच्चे कर सकते हैं 2G पे भी और कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा, हाँ, इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, मुश्किल आ सकती है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जी, धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कुछ बातें थी जो क्लियर करना ज़रूरी थी, क्योंकि समाज को अगर बनाए रखना है, उसकी स्थिरता बनाए रखनी है, तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों की कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो। और लोग कौन है? पेरेंट्स ही अगर कंफ्यूज रहेंगे तो बच्चे तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे कि उनको आखिर जाना किस तरफ है। क्या वो डिपार्टमेंट को फॉलो करें या फिर वो ऐसे लोगों को फॉलो करें जो समाज में उनकी आवाज़ को बुलंद कर दें। तो इसके ऊपर ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी ध्यान दें कि वो किस दिशा में अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं और समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। और जो डिटेल में हमने चर्चा की, बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी वो तो आप ही जानें और ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। बाकी आप देखते रहें जेके लाइन। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक भंडारी के साथ मैं दीपक सिंह, जेके लाइन के लिए।